नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं सीटेट 21 जनवरी 2024 को। आज जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है तो उसी एग्ज़ाम का जो पेपर, किस प्रकार के पेपर आए थे और क्या प्रश्न हैं, क्या उनके उत्तर निकलते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और इसके पहले भी हमने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के ही वीडियो दे दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो उन्हें भी जा करके आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर का कोड जो है एल है, और यहाँ पर इसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपका पेपर का कोड जो है कुछ और हो, तो वहाँ पर जो प्रश्न है थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पेपर को। यहाँ पर हम अभी देखेंगे गणित विषय के। तो देखिए, यहाँ पर गणित विषय की बात हम करेंगे, और हिंदी, अंग्रेजी, बाकी जो भी विषय हैं उनके वीडियो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर गणित के अंदर पहला प्रश्न जो था बोर्ड मास के नियम के अनुसार था, और सीधे-सीधे मैं यहाँ पर उत्तर को टिक करूँगा। ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर मैं इसमें जगह कम होने की वजह से इसमें कर नहीं पाऊँगा। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न था इसमें इस प्रकार से हमें बोर्ड मास के नियम से इसको हल करना था, और इसके लिए हमारा जो उत्तर है वो यहाँ पर 64 जो होगा 64, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेंढक 3 कदम और एक खरगोश जो है 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ मिलेंगे? तो देखिए, जिस 3 और 7 जो दोनों संख्याएं हैं, तो निश्चित रूप से इन दोनों से जो संख्या यहाँ पर कट जाती है, यानी कि विभाजित हो जाती है, वही हमारा उत्तर होगा। और इसमें 378 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, चौथा विकल्प, जिसको आप 3 और 7 से भाग लगा करके भी देख सकते हैं। इसी के साथ में अगला प्रश्न था यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा कथन गलत है? तो सही कथन की बात करें तो एक जो है वो बिल्कुल ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, और अक्सर सीटेट के अंदर ये प्रश्न आपको देखने को ही मिलता है। और एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो प्रश्न भी बहुत बार मिलता है। तो ये दो प्रश्न तो ऐसे हैं कि जो आपको हर बार हर एग्जाम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो एक को ना तो भाज्य कह सकते हैं ना ही अभाज्य कह सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो इसमें पहला विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, तो यहाँ पर जो विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, तो यहाँ पर यही विकल्प जो होगा वो इसमें भारत के ज्ञान के बारे में यहाँ पर सम्मिलित नहीं होगा, और बाकी यहाँ पर तीनों चीज़ें इसमें सम्मिलित होंगी। आगे देखते हैं गणित शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो देखें, तो निश्चित रूप से जो तीसरा विकल्प है वो थोड़ा सा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तरीकों के बारे में आप देखेंगे तो बाधा डालने की बात कर रहा है, और यही जो है भ्रम की अगुवाई करता है, यही इसमें सत्य नहीं होगा, तीसरा विकल्प। इसी के साथ में आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक होंगी? तो यहाँ पर देखिए, एनसीएफ जो है कभी भी रटने पर जोर नहीं देता है, और दूसरे विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पर सूत्रों को याद करना जो है वो इसमें बताया जा रहा है, तो ये यहाँ पर इसमें सही नहीं होगा, सबसे कम प्रासंगिक होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त कथन की बात की जाए इसमें, तो देखिए, विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते। विद्यार्थी गणित की पहेलियों में बिल्कुल आनंद लेते हैं, तो यही यहाँ पर सबसे कम उपयुक्त बनता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आगे यहाँ पर 25,454 प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम 99,009, 9,900, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाएं? तो आप तीनों को जोड़ लीजिए, और इन तीनों का जोड़ जो होगा उसमें से आप इस संख्या को घटा दीजिए, तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा, और वहाँ पर आपका उत्तर जो बनेगा वो बनेगा 2563, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 25 गुणित 6 को इस प्रकार से हल किया। तो वहाँ पर उसने किस प्रकार से इसको हल किया? अब जिस प्रकार से भी उसने यहाँ पर हल किया और उत्तर इस प्रकार से उसने निकाला कि उसने 6 पंजे 30 भी कर दिया, 2 5 10 भी कर दिया। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो एक की संगति, एक अंक की एक अंक से गुणा, और पुनर्समुकरण की अवधारणा,
पहाड़ों का प्रत्यस्मरण। तो यहाँ पर बच्चा पहाड़ा तो बिल्कुल सही कर पा रहा है, मतलब पहाड़े तो वो जानता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प बन जाएगा पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। आगे अगला प्रश्न आता है, कक्षा 2 में बच्चे को यहाँ पर एक प्रकार का जो सवाल है 182 माइनस 67 को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा, तब हम 12 को में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर अध्यापिका को अपने शब्द उधार शब्द को बदल करके पुनर्समूहीकरण का उपयोग इसमें करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण जो होता है की प्रक्रिया को यहाँ पर शिक्षिका को दिखाना चाहिए। तो तीसरा विकल्प जो होगा वो इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला, उसे निम्न परिणाम प्राप्त हुए। तो कौन सा अंक यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार आया? तो वो होगा 3, और देख भी सकते हैं, काफ़ी सरल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ब्रज के पास अपनी पसंद की ज़मीन को घेरने के लिए 100 मीटर तार था। वह सबसे बड़ा ज़मीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए, जब 100 मीटर का तार है और अधिक से अधिक मतलब चारों जो यहाँ पर दे रखे हैं, तो इन आपको इनको गुणा करके देख सकते हैं, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो वो हमारा उत्तर है, और परिमाप यहाँ पर 100 होना चाहिए। तो 25 गुणित 25 625 यही इसमें सबसे ज़्यादा रहेगा। आगे देखते हैं, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कथन यहाँ पर उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो संज्ञानात्मक संघर्षों के प्रति बच्चों को सुगम में बनाने के लिए शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से गणित की समझ को बढ़ावा मिल सकता है, और बच्चों में गणित की समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं। अब इसके लिए जो ABC है या BC है या SC है या केवल A है, तो यदि हम बात करें यहाँ पर तो इसमें हम ले सकते हैं केवल A को, ऑप्शन नंबर 4 को, और जो कि है यहाँ पर पहला वाला। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन के परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर है, श्याम पट पर एक दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उनमें से आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना। विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय सारणियों को पढ़ने के लिए कहना। कक्षा में विद्यार्थी की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। तो बिल्कुल देखिए, हम कक्षा में एक्टिविटी के माध्यम से ये चीज़ें करवाते हैं, तो यही सबसे अच्छा तरीका होता है, और तीसरा विकल्प जो है वो इस प्रश्न के लिए उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? यहाँ पर है, एकी की संगति, पदानुक्रम समावेशन, मूलभूत संक्रियाएं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं AB या BC या A या केवल A। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर में आरंभिक संख्या की अवधारणा बनाने के लिए हम A और B को यहाँ पर ले सकते हैं, और वो होगा ऑप्शन नंबर 4, तो जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के विद्यार्थी में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? स्थानीय मान, डीन्स ब्लॉक, मुद्रा, गिनतारा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़े के बारे में यहाँ पर मुद्रा जो होगा वो तीसरा इसमें सबसे कम उपयुक्त रहेगा। आगे यहाँ पर जो पैटर्न पूछा है, इस पैटर्न में यहाँ पर हमें आगे कौन सी संख्या आएगी ये इसमें बताना है। तो यहाँ पर ये घन मूल जो होते हैं, मतलब घन होते हैं, जैसे 3 का घन है, 4 का घन है, 5 का घन है, तो इस प्रकार से यहाँ पर घन है, और इसमें 216 और 343, 6 और 7 के घन मूल्य यहाँ पर आएंगे। नीचे ये पैटर्न हमारा हो गया, और आगे चलते हैं। पार्सल भेजने की दरें यहाँ पर दे रखी है,
और पार्सल का भार 50 ग्राम या उससे कम के लिए 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो कि दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है और दरों को देखकर पार्सल की सही राशि का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पार्सल का रेट यहाँ पर बनेगा वो बनेगा 57 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो दुगनी हो जाती है, उस संख्या कौन सी है? तो उस संख्या यहाँ पर बनने वाली है 8, क्योंकि हम 8 में 8 जोड़ेंगे तो वो डबल हो जाएगा, 16 हो जाएगा। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कौन सा है? त्रिभुज के सभी कोणों का योग यहाँ पर होगा 180। एक शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों और कसौटियों को पूरा करता है, तब वह मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, वेदता। एक रक्त स्थान सदैव बहुभुज होता है, समबाहुभुज होता है, तो यहाँ पर वर्ग जो होगा वो एक सदैव समबाहुभुज रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन रक्त स्थान को शामिल करता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम को यहाँ पर शामिल करता है। आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? तो इबारती सवालों के लिए सही जो बात है वो कर रहा है यहाँ पर विकल्प नंबर 2। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहाँ बच्चा परिस्थिति में एक ऐसा औपचारिक रूप देता है गणितीय जिसमें तकनीक को लागू किया जा सके। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए? यह सटीक होनी चाहिए या अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि विषय में खुलापन जोड़ सके। बच्चे के दैनिक जीवन की उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर बच्चों की जो दैनिक जीवन में बोली जाने वाली भाषा, मातृभाषा, इन सभी को जोड़ने का प्रयास करता है, मतलब बच्चों को इनमें शिक्षा ज़्यादा देना पसंद करता है। तो तीसरा विकल्प जो सी होगा, मतलब बच्चे की दैनिक जीवन में, और पहला विकल्प जो है सटीक होना चाहिए। तो ए बी के रूप में, ए सी के रूप में उत्तर होगा और वो होगा हमारा चौथा विकल्प यहाँ पर। आगे देखते हैं, 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, 2 सही 2/3 को यदि हम देखें तो 8/3 समकोण इसको बना सकते हैं और यहाँ पर डिग्रियों की संख्या निकालने के लिए हम 8/3 को यहाँ पर 90 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि एक समकोण होता है 90 डिग्री, तो 8/3 यहाँ पर हो जाता है 240। तो यहाँ पर ये 30 और ये 240। आगे देखें तो 7 सही 1/2 किलोग्राम नमक से 1/12 किलोग्राम के कितने पैकेट यहाँ पर बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर हम देखें तो इसमें पैकेट की संख्या जो है वो निकल करके हमारे लिए आ जाएगी, तो वो होगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 90। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। 0.1 मिलीमीटर यहाँ पर किसके बराबर होगा? तो वो होगा 0.1 मिलीमीटर बराबर है 0.1 सेंटीमीटर। आगे अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? तो यहाँ पर लागत की बात करें जैसे कि 7.50 रुपये प्रत्येक वस्तु वाली पर 75 दर्जन वस्तु है, तो बहुत आसान है, गुणा करके हम यहाँ पर सबकी कीमत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है 750 पैकेट। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो देखिए, सबसे कम उपयुक्त की बात इसमें की जा रही है और सबसे कम उपयुक्त जो होगा वो यहाँ पर हो सकता है, अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है।
तो दोस्तों ऐसे जो प्रश्न थे वो देखने को मिले और गणित का पेपर जो था कोई ज़्यादा यहाँ पर कठिन देखने को नहीं मिला है। तो बहुत ही ईज़ी प्रश्न जो थे वो देखने को मिले थे। तो ऑफ़िशियल जो सीटेट का रिज़ल्ट है वो जल्द ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। सीटेट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर भी आप उसको चेक कर पाएँगे और ऑफ़िशियल देखिए हर कोई जो है अपने-अपने तरीके से यहाँ पर उत्तर को बताता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई भी पूर्ण रूप से सत्य ना हो, सही ना हो, कोई ना कोई त्रुटियाँ किसी के माध्यम से हो सकती है। तो ऑफ़िशियली रूप से आपको जो अपनी आंसर की है उससे ज़रूर अपने पेपर को मिलान करना है और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे नंबर जो हैं इस सीटेट में प्राप्त हुए होंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।